7 का फर्स्ट पार्ट में है 2 4 2 4 5 1 और इधर है 2x 4 4 2x 4 और 6x। हाँ, इस वाले फर्स्ट पार्ट में देखो कोई गलती है तुम्हारे हिसाब से? एक अच्छा वो स्क्वायर 2 को मैं 3 लिख दिया। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू आ गया आंसर 2 3 का 6 3 स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर। हाँ, x स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। हाँ तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 हुआ तो x किसके इक्वल हुआ? हाँ इसको कर दो क्यूब मैम क्यूब नहीं रूट 3। अगर क्या ये यही आंसर है या कुछ और भी हो सकता है? प्लस माइनस दोनों। और क्या, आधे नंबर चले जाएंगे। इसका भी चला जाता है। प्लस माइनस नहीं लगाओगे तो आधे नंबर चले जाएंगे ना। कहीं ये तो दे नहीं रखा कि x पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा। या तो क्वेश्चन में दे रखा होता है x पॉजिटिव है ना। ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा। जब कुछ नहीं दे रखा तो दोनों आंसर आएंगे। अगर x पॉजिटिव दे रखा होता तो पॉजिटिव लिखते, x नेगेटिव दे रखा होता तो -√3 लिखते। जब कुछ नहीं दे रखा तो दोनों आएंगे। समझ में आई बात? हाँ मैम। ठीक है ना। जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है तो x की वैल्यू जो है हम क्या लिखते हैं? 3 ओनली 3। हाँ ओनली 3 सिर्फ 3 का स्क्वायर 9 होता है, किसी और का स्क्वायर भी 9 होता है। मैम 3 का स्क्वायर ही 9 होता है और इसका स्क्वायर 9 और किसका स्क्वायर 9 होता है? और नहीं होता किसी का मैम। और किसी का नहीं होता। -3 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ -3 का स्क्वायर क्या होता है? वो भी 9 तो फिर क्या आंसर होना चाहिए? प्लस माइनस। फिर भूल गए, अभी बताया, अभी का भी भूल गए। अगर x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो तो x किसके इक्वल होगा? a। हाँ क्या मैम? x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर तो x किसके इक्वल होगा? x इक्वल्स टू प्लस माइनस x इक्वल्स टू प्लस माइनस a। a, ठीक है ना। प्लस माइनस आएगा ही आएगा। जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट में जाओगे, जब x स्क्वायर इक्वल टू कुछ दे रखा है और x इक्वल टू लिखोगे तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा। समझ में आ गई ये गलती? ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखो, अगर हमारे पास इफ x स्क्वायर इक्वल टू a है तो x किसके इक्वल होता है? if x square equals to a, x equals to minus प्लस माइनस रूट a। ठीक है, अब बात समझ में आई? तो हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 3 था तो हमारा आंसर क्या हमने लिखा? +-√3। पर अगर हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है तो भी x इक्वल टू +-a होगा, क्योंकि अगर x a है तो भी a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर।
अगर मैं इसको माइनस ए लूंगी तो उसका स्क्वायर भी ए स्क्वायर के इक्वल होता है। माइनस ए का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के इक्वल होता है ना, ये दोनों चीजें इक्वल है। तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है। अच्छा, 4.4 का तुम कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में है if delta equal to this and aij is cofactor of aij, then value of delta is given. अगर हमारे पास if delta equal to a11 a12 a1 a21 a22 a2 a31 a32 a3 ये दे रखा है। हाँ, तो जब मुझे इसका वैल्यू लिखनी होती है तो हम इसको एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, इसको मान लो हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं, तो हमारे पास a11 इंटू क्या आता है, तो एक्सपेंड करेंगे तो मैम a11 आएगा मैम, क्या कहते हैं वो a33 इंटू a22 माइनस नहीं पहले डिटरमिनेंट में ही लिखो a22 a23 a32 a33 माइनस a12 इंटू a21 a23 a21 a31 a33 प्लस a13 इंटू a13 इंटू a13 इंटू a21 a22 a31 a3 ठीक है। अब ये जो हमारे पास आया डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ये जो आया a22 a23 a32 a11 को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट आता है उसको क्या बोलते हैं हम, a11 को एलिमेंट को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट आता है उसको क्या बोलते हैं? M11 ये इनको कैसे करूं, मतलब इनको पहले वो करना पड़ता है, जैसे वो क्या मैं मतलब वो दो होते हैं ना मैम, एक तो होता है वो हमारा क्या कहते हैं, एक तो कोफैक्टर होता है और एक ऐसे माइनर होता है। वो तो कोफैक्टर में तो साइन वो हो जाता है, क्या कहते हैं जो प्लस माइनस का होता है, लेकिन इनमें नहीं होता। हाँ, डिटर्मिनेंट a22 a23 a32 a33 इसी को सॉल्व करेंगे ना। हाँ, तो ये m11 होता है, माइनर ऑफ a11 इज m11। हाँ, तो इसका मतलब जब हम डिलीट करते हैं रो और कॉलम, एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है वो उसका माइनर कहलाता है ना। एलिमेंट जिस भी रो या कॉलम में है उसको डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट बचता है वो उसका माइनर कहलाता है। हाँ। तो ये डिटर्मिनेंट जो है a22 a23 a32 a33 यही तो है ना। तो ये क्या बना, m11। इसी तरह से माइनस a12, तो ये जो डिटर्मिनेंट है a21 a23 ये क्या बनेगा, m12। ठीक है, प्लस a13 और ये क्या बना m13।
M13, ठीक है। अब जो हमारे पास Cij है, वो फैक्टर जो है वो और Mij में क्या रिलेशनशिप होता है, Cij और Mij में? मैम सीआईजे में मैम उनका साइन के प्लेस के हिसाब से वो कर देते हैं, माइनस कर हाँ, देते तो रिलेशनशिप क्या लिखेंगे? Cij इक्वल टू Cij लिखते हो, Aij लिखते हो, कैपिटल Aij लिखते हो कोफैक्टर के लिए, या Cij लिखते हो, क्या लिखते हो? हैं। मैम कैपिटल ए। कैपिटल Aij। तो कैपिटल Aij इक्वल टू क्या क्या रिलेशनशिप होता है इनका? अगर i प्लस जे इवन होता है तो Aij इक्वल टू Mij होता है, हाँ वही और i प्लस जे अगर ऑड होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव हो जाता है। तो उसको लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं? -1 की पावर i प्लस जे। हाँ 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 ये मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में भी बताया था। हाँ। तो Aij इक्वल टू -1 पावर i प्लस जे इंटू Mij, ये होता है। हाँ मैम। तो इसका मतलब Aij इक्वल टू Mij अगर i प्लस जे इवन है, अगर i प्लस जे इवन हो जाता है तो -1 की पावर इवन जो है 1 बन जाता है, और अगर i प्लस जे ऑड हो जाता है तो -1 की पावर i प्लस जे क्या बन जाता है? -1, -1 हाँ। ठीक है ना। तो अब ये M11 क्या A11 के इक्वल होगा? हाँ मैम हाँ इवन है। इक्वल होगा, ठीक है। अब M12 क्या A12 के इक्वल होगा? नहीं मैम वो माइनस का होगा। तो A12 किसके इक्वल होता है? A12 इक्वल टू -M12। राइट, -M12, गुड। तो ये क्या बन गया? प्लस A12, और -M12 की जगह मैं A12 लिख सकती हूँ, ठीक है। और प्लस A13, और क्या M13 A13 के इक्वल होता है? हाँ मैम। तो M13 और A13 इक्वल होते हैं, तो M13 की जगह हम A13 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। हमने यही तो एक्सपेंड किया था ना। हाँ तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कौन सा आंसर करेक्ट है। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? मैम ये डी वाले की। सी वाले में डी A21, मैम सी वाले में तो A21 इंटू A11 हो रहा है, सेम होना चाहिए ना। मैम डी डी बी बी वाले में A11 A11 A12, नहीं मैम वो 1 2 2 1 है ना। डी मैम जो डी वाला है। हाँ, कौन सा करेक्ट आ रहा है? मैम डी वाला डी वाला। डी वाला। हाँ डी वाले में A11 और A21 और A31 तो ये कौन सी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर रहा है डी वाले में? ये फर्स्ट रो से कर रहा है। फर्स्ट रो से कर रहा है। फर्स्ट रो देखो कौन सी रो से कर रहा है, ध्यान से देखो। पहले A11 लिया, फिर उससे A21 लिया, फिर A31 लिया। कॉलम फर्स्ट कॉलम से कर रहा है। हाँ, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहा है, हाँ ठीक है ना। ये भी ध्यान देना है। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा कुछ दे दे, मान लो पेपर में आंसर A11 A22 A22 और A33 तो क्या ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगी? नहीं ना, है तो सेम ही, पर ये एलिमेंट्स कहाँ पे है? डायगोनल वाले। तो वो किसी ना किसी रो या कॉलम के तो होने चाहिए ना। हाँ
तो जब भी हम एलिमेंट्स को, किसी भी रो या कॉलम वाले एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आता है। ये बात समझ में आई? अगर हम किसी भी रो या कॉलम को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? वो जो हम ये प्लस माइनस प्लस कर रहे होते हैं ना, देखो हाँ। जब हम डिलीट करते हैं ये तो माइनर होते हैं हमारे पास, जो हम डिटरमिनेंट लिख रहे होते हैं। ये जो प्लस माइनस प्लस कर रहे होते हैं वो उस डिटरमिनेंट को कोफैक्टर बनाने के लिए कर रहे होते हैं। कोफैक्टर, हाँ। तो एलिमेंट्स को हम उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे जब हम सेकेंड रो एक्सपेंड करते हैं तो हम माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम a21 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके माइनर से, तो वो कोफैक्टर कब बनेगा? जब नेगेटिव साइन उसके साथ होगा। हाँ, है ना, क्योंकि 2 + 1 ऑड हो गया। ऑड, हाँ। a22 को जब हम करते हैं तब हमें नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर बन जाता है। हाँ। और a23 में फिर हमें वो माइनर को कोफैक्टर बनाने के लिए नेगेटिव साइन चाहिए, तो यहाँ पर माइनस आता है, इसलिए। समझ में आई? हाँ मैम। तो ये बात को तुम्हें याद रखना। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और ब्रैकेट में लिख दो और कॉलम, हम कॉलम भी ले सकते हैं, है ना, रो या कॉलम, और आर मल्टीप्लाइड with cofactors of the elements of the same row or column. ठीक है? Then their sum represent represents value of the determinant. ठीक है ना? If elements of a row are multiplied with cofactors of the elements of the same row, एक रो के एलिमेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम रो, देन देयर सम रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है ना? डेल्टा इक्वल टू, जैसे हम फर्स्ट रो से करते हैं a11 a1, a12 a1, a13 a1। ठीक है ना? अब इसमें वो प्लस माइनस कोफैक्टर ने कवर कर लिया, क्योंकि हम कोफैक्टर लिख रहे हैं तो प्लस माइनस कोफैक्टर से आता है। ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ मैम। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं 2 3 5 -2 1 0 6 2 -3। अब मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले लूं, ठीक है, और सेकंड रो के कोफैक्टर्स ले लूं और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? हाँ, मतलब हमने लिया a11 a21 फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकंड रो का कोफैक्टर, a12 a22
और A13 A23, तो ये क्या आएगा? ये किसके इक्वल आता है पता है? पढ़ाया होगा तुम्हें जरूर। देखो करके देखो। हाँ 2 इंटू, ठीक है, अब इसका कोफैक्टर लिखो A21 का। -3 A21 का कोफैक्टर, क्या डिटरमिनेंट लिखवा रहे हो, क्या लिखवा रहे हो? कोफैक्टर, ओके ओके, कोफैक्टर, हाँ। या इसका कोफैक्टर हो गया 2 1 का कोफैक्टर था ना, 2 1 हाँ 2 1 का, 2 1 कौन सा एलिमेंट है? ये 2 -2 वाला, -2, तो -2 का कोफैक्टर -2 का कोफैक्टर हो गया मैम -3, तो ये -2 तो +2 हो जाएगा, है। -2 -2 कैसे हुआ? मैम ये वो है ना, माइनस है ना मैम, तो -9 भी तो बनेगा। तुम डिटरमिनेंट लिखवाओ पहले। और 2 उसके बाद फिर ये हो जाएगा -9 और फिर -10, हाँ, उसके बाद फिर ये हो जाएगा माइनस का 3 क्या आया A21? A21 ये आया -9 -10, तो क्या बना? ये हो गया -19, -19, तो ये -19 माइनर आया या कोफैक्टर आया? ये अभी तो ये वो है क्या कहते हैं ये तो मैम कोफैक्टर है हुआ, नहीं वो माइनर हुआ, तो कोफैक्टर कैसे आएगा इसका? इसका कोफैक्टर मैम जब हम इसके उससे जो इसका वो है ये है उससे उसका वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये 2 है तो इसका ऑड है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -19, हाँ ठीक है, तो ये कितना हो गया 19। तो जब भी कोफैक्टर निकालते हैं पहले प्लस माइनस डिसाइड करो कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, और फिर आगे कोफैक्टर लिख दो, जो डिलीट करके आ रहा है वो लिख दो। प्लस माइनस डिसाइड करके फिर डिटरमिनेंट लिखो और फिर उसकी वैल्यू निकालो। डायरेक्ट करोगे तो गलती होगी पेपर में। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है कैलकुलेशन में चला जाता है। तो जैसे A21 लिखना था तो ये माइनस डिटरमिनेंट लिख के फिर हम 3 5 2 -3 ऐसे करते, तो ये हमारे पास आ गया 90। ठीक है, समझ आई बात क्या कह रही हूँ मैं? तो ऐसे करना है, क्योंकि पेपर में कई बार कोफैक्टर पूछा जाता है कि राइट कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, तो इस तरह से पेपर में आता है क्वेश्चन, तो तुम्हें ध्यान से करना है वहां पर कोफैक्टर, ये नहीं कि आसान है करके जल्दबाजी और गलती। 2 × 90, अब प्लस A12 कितना हुआ? स्मॉल A12 किसके इक्वल हुआ? प्लस A1, ये तो 3 हो गया, -3 ये तो 3 है ना, एलिमेंट लिखना है, खाली एलिमेंट लिखना है, सिर्फ एलिमेंट लिखना है। A12 तो सिर्फ एलिमेंट है, हाँ वो तो 3 हो गया ना मैम, 3 हो गया। और कोफैक्टर लिखना है A22 का, हाँ वो फैक्टर हो जाएगा, A22 का कोफैक्टर, अब A22 निकालो किसके इक्वल होगा? A22 इक्वल टू, अब देखो प्लस आएगा माइनस आएगा, पहले वो डिसाइड करो। प्लस आएगा मैम, प्लस आएगा, पहले कोफैक्टर के लिए प्लस माइनस डिसाइड करो, ठीक है। हाँ अब डिलीट करो और मुझे बताओ डिटरमिनेंट क्या आ रहा है तो ये हो जाएगा -6 -30, ना? तो ये पहले डिटरमिनेंट बताओ, गलती करोगे पेपर में फिर। और 2 5 6 -3, तो ये हो गया -6 -30,
तो ये आ गया -36। मैम 3 तो माइनस का होगा। हाँ 3 तो माइनस का होगा ना मैम। क्या आ रहा है? और ये 3 माइनस का नहीं होगा? वहां पर मैंने गलत लिखे 226 -3 था। ये जो 3 है ना, ये A21 का 12 का, और ये A12 ये 3 भी तो माइनस में आएगा ना? नहीं नहीं, आएगा? हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये इवेलुएट करो। अच्छा, वो नहीं करना, ओके। हाँ वो नहीं करना, वो कह रहे हैं सिर्फ ये इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फाइंड वैल्यू। तो फाइंड वैल्यू करके क्वेश्चन आता है तो हमें सीधा सीधा लिखना है। जैसे हमने A11 लिखा 2, अब A21 का हमने कोफैक्टर निकाल दिया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो हमारे पास आया -9 -10 -19, लेकिन नेगेटिव आना था तो हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, अब ये -36 आ गया। अब प्लस A13 क्या है? A13 क्या है? A13 5 है, और फिर जो उसका वो है A23 कोफैक्टर। A23 का कोफैक्टर है 2 3 6 पहले 2। पहले प्लस माइनस डिसाइड करो। का है माइनस। माइनस, अब डिटरमिनेंट बताओ क्या आएगा? का डिटर्मिनेंट है एक मिनट, हाँ A23 का है, तो ये हो जाएगा मैम 2 3 और 6 2। ठीक है, हाँ, ऐसे कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं पेपर में। माइनस आगे, और ये हो जाएगा 4 माइनस 18। अब ये कितना आया? 4 माइनस 14। तो -14 माइनस, तो ये हो गया +14। पॉजिटिव 14, हाँ। अब आंसर निकालो। 38 प्लस 38 हाँ 38 माइनस 108 और प्लस 70। प्लस 70। हाँ, टोटल आंसर क्या आया? आया 0। ठीक है, समझ में आया? अगर हम एक रो के एलिमेंट्स ले लें और दूसरी रो के कोफैक्टर्स ले लें और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। समझ में आ रहा है क्या बता रही? अगर हम अगर हम एलिमेंट्स एक रो के लें और वही एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आती है। लेकिन कोफैक्टर अगर मैं दूसरी रो से ले लूंगी तो वैल्यू 0 आएगी। यस सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है? हाँ मैम। जैसे मान लो यहाँ पर हम ले लें A31, मैंने थर्ड रो के एलिमेंट्स लिए, ठीक है, थर्ड रो के एलिमेंट्स ले लिए और A31 और कोफैक्टर फर्स्ट रो के ले लिए A1 प्लस A32 A12 प्लस A33 A13। तब इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं और कोफैक्टर कौन सी रो के हैं? कोफैक्टर है थर्ड के। कोफैक्टर कोफैक्टर कौन सी रो के लिखे हैं मैंने? A11 A12 A13 कौन सी रो हुई? मैम अच्छा A11 A12 और A13 ये तो पहला रो है मैम,
पहला रो है। हाँ थर्ड रो के एलिमेंट्स को पहले रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 0। ठीक है, तो अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट उसको 0 लिख सकते हो अगर तुम्हें रिजल्ट याद होगा। If elements of a row are multiplied with cofactors of the elements of other row, then their sum is 0. ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब तुम लिखवाओ, मैं लिखती जाती हूँ, फटाफट लिखवाओ। पहले यहाँ पर कोफैक्टर्स निकाल लो, A11 निकालो फिर लिखेंगे, A12 निकालो और A13 निकालो, कोफैक्टर निकालो। A11 क्या आएगा? A11 आएगा माइनस प्लस आएगा माइनस आएगा? पहले तो लिख। प्लस आएगा, प्लस। अब आगे प्लस अंदर -6 -3 -3 मैं नहीं देख रही हूँ, मैंने स्क्रीन ऊपर करी है, जो तुम कहोगे मैं लिख दूंगी। -3 0 ये -3 है इसका। माइनस, अच्छा वो मैम वो तो अलग है मैम। अच्छा वो तो फिर मैम वो मैं तो सीधा वो लिखवा रहा था, A11 का कोफैक्टर। तो मैं सीधा आंसर ही लिखवा रहा था 1 0 और 2 -3। अभी बेटा क्योंकि मैं तुझे ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है ना, हाँ तो मैं बताऊंगी किस फॉर्म में आ जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए तुम्हें पहले ये समझना है। तो अभी डिटर्मिनेंट ही लिखो, वरना वहां तो गलती होगी डेफिनेट। पेपर में नर्वस होता है बच्चा। हाँ, दिस इक्वल टू पॉजिटिव 3 मैं -3 आंसर -3। अब A12 हो जाएगा माइनस -2 0 6 -3 माइनस A12 हुआ -2 0 6 -2 0 6 माइनस, फिर कितना हुआ? 6 और बाहर भी तो माइनस है। और मैम वो हाँ -6 -6 राइट। अब A13 अंदर होगा इसके -4 मतलब -2 1 6 2 -2 1 और बाहर प्लस आएगा माइनस आएगा? मैम बाहर प्लस आएगा -2 1 1 6 -2 1 6 2। हाँ, तो ये कितना आया? ये आया मैम -4 -6, तो ये हो गया ठीक है, हाँ -10। माइनस। तो अब हमें क्या कहा गया? ये निकालने को कहा गया। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। A31 किसके इक्वल है? A31 इक्वल है स्मॉल A31 मतलब एलिमेंट और कैपिटल A11 मतलब कोफैक्टर, है ना? तो A31 किसके इक्वल है? 6 के। 6 है। हाँ 6, हाँ आगे इंटू A32 है हमारा 2K, मतलब इंटू ये क्या कहते हैं 3 माइनस का 3 हाँ प्लस 2 माइनस क्या कहते हैं -6 फिर प्लस -3 -3 -3 इंटू -10। तो ये हमारे पास क्या आ गया? -18 -12 प्लस 30। तो आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, समझ आई बात? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ हाँ, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुमको वहां पर उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रिजल्ट को तुम याद करो।
ये है if, अपनी कॉपी में लिखो, if elements of a row, ऐसे हम कॉलम के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक कॉलम के एलिमेंट ले, दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड with cofactors of any other row और कॉलम। मतलब रो है तो रो के, और कॉलम है तो किसी और कॉलम के कोफैक्टर, रो के साथ रो, कॉलम के साथ कॉलम। देन देयर सम इज जीरो। ठीक है, समझ आ गया? हाँ मैम। अब ये तुम्हारी बुक में रिजल्ट जरूर दे रखा होगा, तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं है। ये देखो पेज 124 खोलो, पेज 124। ओपन किया? उसमें लास्ट लाइन पढ़ो जहाँ नोट लिखा है। If elements of a row or a column are multiplied with cofactors of any other row or column, then their sum is zero. ठीक है, समझ आ गया? ये रिजल्ट है ना तुम्हारी बुक में? हाँ। ये तुमको याद रखो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे तुमने मान लो थर्ड कॉलम ले लिया, ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स कैसे होंगे, जैसे A13, A23, A33, ये मैंने थर्ड कॉलम ले लिया और उसको फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट कॉलम कैसे बनेगा, A11, नहीं, हमने थर्ड कॉलम लिया, हाँ A13, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स होंगे A13 और A23 और A33, ये एलिमेंट्स ले लिए, और कोफैक्टर फर्स्ट उसके लिए तो A11 और फिर उसके बाद A21 और फिर A31। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स हैं और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं, यही किया ना मैंने? हाँ। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। आंसर क्या आएगा? जीरो। नहीं, हाँ, लेकिन मैम ये तो अच्छा ठीक है। हाँ। ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं A13, A23 और A33, और ये कॉलम और फर्स्ट थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर, तो इसका आंसर जीरो आएगा। लेकिन अगर हम यही A13 करते, A23 और A23 ले लेते, A33 ले लेते, तो क्या आता हमारे पास आंसर? एलिमेंट्स को अगर हम उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? जीरो तो नहीं आता हैं? जीरो नहीं आता मैम। हाँ, तो क्या आता है? तो वो किसके इक्वल होता है? ये ऊपर मैंने लिखवाया ना, क्या लिखवाया ये? If elements of a row or a column are multiplied with the cofactor with the element of the same row or column, their sum represents value of determinant. Then their sum represents value of determinant. क्या आता है? Determinant. तो ये यहाँ पे सेम को अंडरलाइन करो। सेम सेम है
तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और जो सेकंड रिजल्ट है यहाँ पे क्या है, एनी अदर, एनी अदर रो तो या एनी अदर कॉलम, तो सम क्या आता है 0। तो इस केस में क्या आएगा, सम इक्वल टू डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बात समझ में आई? हाँ मैम। ये मोटा सा रिजल्ट है जो तुम्हें याद होना चाहिए। इसमें जो सिंपल से क्वेश्चन पेपर में आता है वो ऐसे भी आ जाता है, इवैल्यूएट A23 into A32 minus 4 times A11 into A12, ऐसे कुछ भी, ठीक है, ऐसे इवैल्यूएट करके आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो तुम क्या करोगे, पहले A32 निकाल लो और A12 निकाल लो, और फिर जो एलिमेंट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको करके इसका आंसर मुझे भेजना, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन है। हाँ ओके। ऊपर का सारा कॉपी कर लिया, ऊपर का कॉपी है वो जो नोट्स थे। डिटर्मिनेंट ये सब कॉपी कर लिया ना। हाँ तो जब भी ऐसे कोफैक्टर के क्वेश्चन आ जाते हैं तो पहले कोफैक्टर अलग से निकाल लो और फिर उसके बाद करो। ऐसे भी आ सकता है M32 माइनस P32, थर्ड M23 प्लस P23। तो ये तीनों पार्ट तुम कर ले, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं। हाँ। ये देखो, ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन तुम्हारे वो भी रखा है, ये जो है ना एग्जाम्पल 22, इसमें वेरीफाई करा रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट है एडजॉइंट। माइनर कोफैक्टर समझ में आ गया। अब जो मोटी सी बात समझनी है तुमको, क्या है, Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij, ठीक है। ये तुम्हें याद होना चाहिए। अगर तुम्हें ये याद होगा तो ये जैसे मैंने थर्ड पार्ट लिखा है इसको तुम ओरल भी कर सकते हो। देखो क्या बनेगा, ये M23 प्लस C23 क्या बनेगा, C23 और M23 में क्या फर्क है। C23 और M23 में मैम इसमें क्या कहते हैं IJ के हिसाब से साइन चेंज आता है, इवन ऑड। तो C23 किसके इक्वल होगा, C23 इक्वल होगा जो A का जो C2 है वो होगा इक्वल होगा माइनस क्या कहते हैं C2 का। C23 किसके इक्वल होगा, यहाँ से बताओ। ये होगा माइनस MIJ माइनस M और क्या कहते हैं 2 3 माइनस M23। तो कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसमें C23 इक्वल टू माइनस M23 होगा। हाँ। तो ये M23 प्लस C23 किसके इक्वल होगा, प्लस 2 3 नहीं होगा ना मैम, ये तो फिर 2 3 तो ऑड है। हाँ। तो अब इन ये तो दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, M23 है ये,
हाँ और C23 तुम्हारा आ गया -M23, हाँ, तो आंसर किसके इक्वल आएगा? आंसर इक्वल आएगा C23 के। M23 माइनस M23 क्या होता है? M23 माइनस M23 जीरो। हम्म, जीरो। देखो बिना डिटरमिनेंट के हो गया ना, हाँ। है ना? तो समझना है क्वेश्चन हम्म, कि M23 प्लस C23 क्या होता है, ऐसे ही इसको करना, ठीक है, हाँ मैम। और ऐसे ही ऊपर वाला करना, ये करना, फिर मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। हाँ। अब ये नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट तुम्हें समझ में आया हुआ है? हाँ, एडजॉइन आ रहा है। देखो, इफ A is a square matrix, मैं जनरल नहीं लिखते, ऐसे लिख देती हूँ, A is a square matrix Aij 3/3, वैसे तो कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, 3 2 3 4 5, पर तुम्हारे कोर्स में 3 तक ही है, 2 या 3 आती है। तो अगर A एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है A11 A12 A13, 3/3 मतलब 3 रोज 3 कॉलम, A21 A22 A2 A31 A32 A3, ये इसका मतलब है। समझाया था ना मैंने? हाँ। तो अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म होती है, Aij 3/3 शॉर्ट फॉर्म है इसी की। तो अगर A हमारे पास इस तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें एक टर्म जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स पता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब है हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो। अच्छा, तो A11 की जगह A11 आ गया, फिर मैम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो हाँ, ऐसा। तो ये A13 आ गया, ये A21 आ गया, ये A22 आ गया, ये A23 आ गया, ये A31 आ गया, A32 आ गया, और ये A3, ठीक है। तो ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स, यहाँ से फिर हम डिफाइन करते हैं एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, एडजॉइंट। एडजॉइंट ए कैसे होती है? वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? एडजॉइंट ए क्या होती है? इज ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए किसके इक्वल हुआ? एडजॉइन और ये हो गया, और क्या कहते हैं, इसका ट्रांसपोज जो हो जाएगा, क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। अब जब तुम एडजॉइंट लिखते हो तो वो डायरेक्टली ट्रांसपोज लिखते हो या पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हो फिर उसका ट्रांसपोज करते हो, कैसे करते हो? डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देते डायरेक्ट मतलब कि फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स हैं उनको फर्स्ट कॉलम में लिखते हो ऐसे, हैं। हाँ हाँ। या पहले कोफैक्टर लिख के उसके ऊपर ट्रांसपोज बना के फिर ट्रांसपोज करते हो? नहीं, पहले ही रो को कॉलम में कर देता हूँ। पहले ही करते हो। चलो करना, मैं देखती हूँ कैसे करते हैं। अच्छा, पहले हम 2x2 मैट्रिक्स देते हैं। मान लो A इक्वल टू हमारे पास है
3 - 1 5। तो इसका एडजॉइंट है, मैंने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया है 2/2 का, तो किसके इक्वल होता है? ये हो जाता है 2 5, मतलब हम्म, 5 3 हाँ 5 5, और पहले डायगोनल कर लेते हैं ना, 5 2, 5 2, हाँ और फिर ये हो जाएगा -3 + 1। ठीक है, तो ये एडजॉइंट हो गया इसका, ठीक है ना। तो 2/2 का तो बहुत आसान है, क्या रूल होता है? रूल क्या होता है? डायगोनल्स को एक्सचेंज कर देते हैं और जो नॉन डायगोनल्स का साइन चेंज कर देते हैं। हाँ, तो इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, रूल फॉर 2/2 मैट्रिक्स। सेकेंड, change the sign of non-diagonal, ठीक है, ये तो आता है। अब मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स, तो A = 3 2 5 -1 4 -2 1 0 6 7। अब इसका एडजॉइंट लिखना हो तो कैसे लिखते हो, क्या करते हो इसमें? पहले तो मैं इसका वो अच्छा, ये पहले से ही कोफैक्टर है। ये मैम कोफैक्टर है, पहले से कोफैक्टर। पहले क्या करते हो? पहले तो कोफैक्टर। कोफैक्टर, तो ऐसे लिखते हो A11 ऐसे। हाँ, पहले तो नॉर्मल अलग अलग लिख लेता हूँ। हाँ, हाँ, तो इंडिविजुअल। A11 क्या आएगा? A11 का कोफैक्टर आएगा 4, क्या कहते हैं, पहले तो पॉजिटिव होगा ये, और 28, फिर ब्रैकेट 28। 28, ठीक है। हाँ हाँ। अब नेक्स्ट इसका कोफैक्टर लिखोगे यहाँ पर, अब इसका वो A12 का, A12 का, इसका हो जाएगा, क्या कहते हैं, माइनस का, फिर ब्रैकेट -7 + 2। -7 + 2, हाँ क्या बना? हो जाएगा -5, +5 हो जाएगा। A13 A13 का हो गया ये प्लस का, उसके बाद फिर ये हो जाएगा 4 4, 4 ध्यान से देखो। माइनस पॉजिटिव। इसमें अच्छा ये रहता है कि कोफैक्टर लिखने से पहले ही ना, निकालने से पहले ऐसे कर लो, तुम्हें पता ही है तुमने सबके निकालने हैं, हाँ ठीक है, ऐसे कर लो। मैम, ये माइनस का 4 थोड़ी होगा। ऐसे लिख के अभी आते हो, ऐसे लिखने के बाद A21 ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? A21 नेगेटिव, नेगेटिव। A22 पॉजिटिव, A23 नेगेटिव, और नेगेटिव। A31 पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। तो ऐसे लिख के रख लो 9 के 9, फिर कैलकुलेट करो, तो जो प्लस माइनस भूलने वाली बात है वो नहीं होगी, ठीक है। अब A13 हमने किया था, A13 में ये डिलीट किया तो हमारे पास क्या डिटरमिनेंट आया? -1 4 1 0,
तो अब निकालो इसकी वैल्यू क्या आएगी? +1 -0 तो मैम ये तो 4 ही आएगा ना। अच्छा ये 2 1 की मैम 2 1 की A21 की A13 था ना, हाँ A1 तो मैम ये तो पॉजिटिव 1 आएगा ना। -1 इंटू 0 हाँ और 1 इंटू 4 माइनस 4, तो 0 - 4 कितना होता है? माइनस फिर तभी मैं कहती हूँ डिटरमिनेंट लिखो, वरना गलती होगी पेपर में। A21 क्या आएगा? A21 होगा मैम और 7 क्या कहते हैं माइनस का होगा पहले तो उसका ब्रैकेट 14 सॉरी 14 उसके बाद 0 हाँ 14 -14 A22 A22 होगा हमारा ये 21 -5 तो ये हो जाएगा 21 - 5 किसके इक्वल हुआ? ये हो जाएगा 27 21 - 5 सॉरी 26 के 16 A23 A23 हो जाएगा माइनस होगा 0 -2 पॉजिटिव हो जाएगा A31 हो जाएगा -4 -20 क्या आया? मैम 4 है ना मैम वो तो 4 और मैम वो 34 हो गया आएगा मैम वो तो 24 आएगा -24 आगे उसके बाद ये हमारा आ जाएगा A32 माइनस का 6 ब्रैकेट माइनस का 6 और प्लस का 5 क्या बना? 1 बना -1 फिर ये पॉजिटिव बना A33 तो हमें